नमस्कार। धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। ज्ञानवापी मंदिर या फिर मस्जिद, इसको लेकर देखिए अदालत में कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही है, तो वहीं कोर्ट के बाहर आए दिन कोई ना कोई बवाल मचा रहता है। कभी संत समाज के लोग मस्जिद में मिली कथित पत्थरनुमा आकृति को महादेव बताकर उसकी पूजा करने की मांग उठाते हैं, तो कभी उसी पत्थरनुमा आकृति को फव्वारा बताकर मुस्लिम पक्ष इस मामले को सुनवाई योग्य ही नहीं समझता है। हालांकि देखिए कोर्ट में सुनवाई पर सुनवाई जारी है और जब तक फैसला नहीं आ जाता तब तक के लिए मस्जिद के भीतर किसी भी तरह की पूजा पर पूरी तरह से पाबंदी है। अब ऐसे में देश की पहली किन्नर भगवताचार्य और पशुपतिनाथ अखाड़े की महामंडलेश्वर हिमांगी सखी के ऐलान ने ज्ञानवापी को फिर से विवादों में ला दिया है। हम उन्हीं महामंडलेश्वर हिमांगी सखी की बात कर रहे हैं जिन्होंने वृंदावन में रहकर शास्त्रों का अध्ययन किया। सिर से माता पिता का सहारा सालों पहले उठ चुका था और जो कि बतौर एक किन्नर समाज की नकारात्मक सोच का भी सामना किया, लेकिन अंत में सब कुछ छोड़ छाड़ कर हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार करने का उन्होंने फैसला किया। अब इस बार हिमांगी सखी ज्ञानवापी विवाद में कूद पड़ी है। हिमांगी सखी का ये कहना है कि जब मुसलमानों को वजू करने की इजाजत है तो फिर हमें जलाभिषेक करने क्यों नहीं दिया जा रहा है। जी हाँ, जबलपुर में भक्तों के बीच पहुंची महामंडलेश्वर हिमांगी सखी ने इस बात का ऐलान किया है कि भले ही इसके लिए उनके प्राण ही क्यों ना चले जाएं, वो ज्ञानवापी में जलाभिषेक जरूर करेंगे। और इसको लेकर उनका ये कहना है, मैं जबलपुर के करीब 2 दर्जन किन्नर साथियों और अन्य संतों के साथ बनारस के लिए रवाना होंगी। इस मौके पर सावन माह के अंतिम सोमवार के दिन वृंदावन से ही 800 संत वाराणसी पहुंचेंगे। हम सभी लोग बनारस के गंगा घाट से गंगा जल लेकर कांवड़ यात्रा के रूप में विश्वेश्वर ज्ञानवापी महादेव का जलाभिषेक करने जाएंगे। और इस दौरान हमको प्रशासन ने रोकने का प्रयास किया तो हम वहीं अनशन पर बैठ जाएंगे। कोई भी ताकत धार्मिक स्वतंत्रता के हमारे अधिकारों का हनन नहीं कर सकती है। संभव है कि प्रशासन हमें ऐसा करने से रोकने का प्रयास करे, अनुमति प्रदान ना करे। अगर ऐसा हुआ तो मैं खुद का अभिषेक करा लूंगी। मेरा मानना है कि किन्नर भी इस धरती पर अर्धनारीश्वर का प्रतीक है। भगवान भोलेनाथ भी अर्धनारीश्वर है। वैसे ही पहली बार नहीं है जब महामंडलेश्वर हिमांगी सखी ज्ञानवापी को लेकर विवादों में आई, क्योंकि इससे पहले देश भर के मस्जिदों को लेकर भी उन्होंने विवादित बयान दिया था। हिमांगी सखी ये मानती हैं कि मंदिरों को मस्जिद में तब्दील कर दिया गया था और फिर चाहे वो ज्ञानवापी मस्जिद हो या फिर अन्य पुरानी मस्जिद, और इस कारण देश की तमाम मस्जिदों में छानबीन होनी चाहिए ताकि ये पता लगाया जा सके कि मस्जिदों के अंदर हिंदू संस्कृति छिपी हुई है या छिपाई गई है। और इसको लेकर उन्होंने देखिए केंद्र में बैठी मोदी सरकार से भी इस मामले में जांच कराने की उस टाइम बहुत मांग उठाई थी। बहरहाल महामंडलेश्वर हिमांगी सखी के ऐलान से प्रशासन के हाथ पांव जरूर फूल गए हैं, क्योंकि देखिए जैसे ही महामंडलेश्वर हिमांगी सखी सावन के चौथे सोमवार पर ज्ञानवापी की ओर रुख करेंगी, पुलिस प्रशासन को उन्हें रोकना ही पड़ेगा। और उसके बाद कितना बवाल मचता है ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल तो देखिए ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सर्वे पर लगी रोक 31 अगस्त तक बढ़ा दी गई है और इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में अगली सुनवाई अब देखिए 3 अगस्त को होगी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि 213 साल पुराना विवाद अब और कितना वक्त लेगा। जी हाँ, ज्ञानवापी मंदिर मस्जिद विवाद आज का नहीं है। भले ही देखिए आज की तारीख में मस्जिद से हिंदू धर्म से जुड़े साक्ष्य सामने आ रहे हों, लेकिन इसका इतिहास 352 साल पुराना है। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि बाबा की नगरी काशी कितनी ही बार उजड़ी और कितनी ही बार बसाई गई। और काशी के इतिहास को जानने वाले ये जरूर बताते हैं कि पहली बार मस्जिद के बाहर नमाज पढ़ने के मामले में 1809 में दंगे हुए थे और इसके बाद से ही हिंदू और मुस्लिम समाज इसी में उलझा हुआ है कि बाबा विश्वनाथ मंदिर से सटी ज्ञानवापी मंदिर है या फिर मस्जिद। तो भव्य कॉरिडोर बन जाने से भी देखिए आज डमरू के डम-डम पर पूरा का पूरा काशी बम बम बोल रहा है। और ऐसे में ज्ञानवापी का सच क्या है, इस सच से पर्दा हटने का इंतजार कब तक करना पड़ेगा और इस पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए। ધીરેન ભાઈ નમસ્તે, કેમ છો? नमस्ते साहेब, नमस्ते। વરસાદ પાણી કેમ છે? सरस 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 છે। चलिए, आप क्या करते हैं धीरेन भाई, बताइए। आपके परिवार में कौन कौन है और किस गांव से बोल रहे हैं आप? असला गाम मारू असला, अमदावाद जिल्लो, दसकोई तालुको। धीरेन भाई बताइए, हाँ बोलो साहब। क्या किया आपने, क्या प्राप्त किया, क्या हुआ आपका? सोलर रूफ टॉप लगायु मैं। पहला हमारा
₹2000 बिल आप આવતું गुजराती बोलिए, कोई समस्या नहीं, गुजराती बोलिए आप। સોલર રૂફટોપ લગાયા 4 કિલોવોટ નું સોલર લગાવ્યું છે મેં પહેલા સોલર રૂફટોપ લગાયા પહેલા મારે 2000 બિલ આવતું હતું અત્યારે ટોટલ 0 બિલ આવે છે અને ₹750 ખાતામાં જમા થાય છે દર મહિને. એટલે તમે પહેલા 2000 ખર્ચો કરતા હતા એ પણ બચી ગયો અને ઉપરથી હા. ₹750 કમાઈ કરવા માંડ્યા। હવે પહેલા સાહેબ વીજળી હું લેતો હતો હવે વીજ કંપનીના વીજળી આપું છું હવે હું એટલે તમે હવે વીજળીનું કારખાનું ચલાવતા થઈ ગયા। ઘણા ચલાવતા થઈ ગયા. अच्छा, अपने गांव में औरों ने भी किया है क्या रूफटॉप वाला? હા સાહેબ લગાવ્યું ચાલુ જ છે બધા લગાવે જ છે. सब लोग लगा रहे हैं, यानी सबको अच्छा लग रहा है कि भाई चलिए रूफटॉप से मुफ्त में बिजली मिलती है और ऊपर से कमाई भी होती है। हाँ कमाई भी और मुफ्त में बिजली भी मिलती है. अच्छा, सोलर पैनल लगवाने में कितना खर्चा आया आपको, और इसके लिए आपको सरकार से कोई सब्सिडी मिली होगी, वो कितनी मिली? ₹1,20,000 खर्चा आया और सरकार थी મને योजना प्रमाणे ₹45,000 सब्सिडी मिली है साहब. अच्छा, तो आपको सब्सिडी भी मिल गई और अब तो ₹750 अगर जमा करवाते हैं तो बहुत ही कम समय में आपका पैसा भी, कर्ज भी मुक्त हो जाएंगे आप। 3 વર્ષમાં ફ્રી થઈ જશે સાહેબ મારું સોલાર અને 22 વર્ષ મફત જ વાપરવાનું. अच्छा, કલ્પવૃક્ષ વાવ્યા એવી રીતે વાપરવાનું. देखिए धीरेन भाई, सोलर पैनल लगाने से पहले और बाद में आपके बिजली के बिल में इतना बड़ा बदलाव आ गया। पहले कभी आप खरीदते थे, आज बेचने लग गए और घर में भी सुविधा हो गई। धीरेन भाई, इस योजना से जुड़ने के बाद आपकी आय भी बढ़ी है। मैं चाहूंगा कि ये इनकम कैसे बढ़ी है, कुछ समझा सकते हैं आप? इनकम पहले बिजली में यूज भी करूंगा और पैसा भी मेरा जमा होगा. अच्छा धीरेन भाई, चलिए, मुझे अच्छा लगा आपसे बात करने का मौका मिला और देश के बहुत लोगों को भी पता चलेगा कि रूफटॉप के कारण अगर इस व्यवस्था से बिजली भी मिलती है और कमाई भी होती है। 8 साल पहले हमारे देश की बिजली की स्थितियां से आप सब परिचित है। गुजरात में तो वो मुसीबत नहीं थी, गुजरात वालों को अंदाज नहीं है, और जो आज गुजरात में 20-22 साल के लड़के हैं उनको पता ही नहीं होगा कि अंधेरा क्या होता है, क्योंकि वहां तो बिजली भरपूर मिलती है। देखिए, आज का भारत ना सिर्फ एनर्जी सरप्लस स्टेट है, बल्कि हम बिजली निर्यात भी कर रहे हैं। पिछले 8 साल में देश ने बिजली के क्षेत्र में बहुत बदलाव देखे हैं। हम अपनी हर योजना को पूरी शक्ति और गति से लागू कर रहे हैं। इससे 2047 का भारत ऊर्जा के क्षेत्र में सशक्त और संपन्न और सामर्थ्यवान बने, उस दिशा में कदम उठाते हैं। और इस शुरुआत में जनभागीदारी हमारी सबसे बड़ी ताकत है। इस संकल्प में जुटे देश के हर नागरिक का मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं।